आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। हम मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ पूरी टीम के साथ आप स्टूडियो से लाइव हाजिर हैं आज आपके साथ। और एक विशेष शख्सियत, एक फौज के जवान मेरे साथ मौजूद हैं जो लगातार किसानों के साथ बने हुए हैं और कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। इस देश के प्रहरी, देश के सिपाही, देश के जवान ने अपनी नौकरी दांव पे लगा दी किसानों के लिए। और आज काफी इन पे केस हैं। किसानों का साथ देने की काफी बड़ी सजा भुगतने को मिली है इनको। इन्होंने किसानों का साथ दिया, लेकिन ये ना डरे, ना झुके, ना रास्ता भटके। इन्होंने कहा चाहे मुझे जेल करो, चाहे फांसी तोड़ो, चाहे मेरा एक अंग अंग काट दीजिए, लेकिन मैं किसानों के साथ रहूंगा। और किसान का बेटा हूं, मैं खुद किसान हूं, मेरे दादा परदादा किसान थे। मैं देश में एक प्रहरी हूं, सेना पे जवान हूं, और बॉर्डर पे हम सुरक्षा करते हैं, लेकिन पहले किसान के बेटे हैं। किसानों का साथ देने की बहुत बड़ी सजा भुगतने को मिली इनको, पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मेरे साथ मौजूद आप सभी जानते हैं, हरियाणा के लोग तो लगभग सभी जानते हैं इनको। ये हैं हमारे साथ दीपक फौजी, जो आए दिन किसानों के साथ देखने को मिलते हैं, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव भी हैं और काफी इनके ऊपर चार्जेस लगा के अंदर करने की कोशिश भी की गई थी इनको, लेकिन अभी तो ये बाहर हैं और किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। कई मुद्दों पे बेबाक तरीके से आज बातचीत होगी दीपक फौजी के साथ। दीपक जी, हरियाणा न्यूज 24 आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, राम राम सभी को। थैंक यू साहब। जैन साहब, हम जैन बोलेंगे, आप देश के सिपाही हैं, फौजी हैं, प्रहरी हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं रात दिन। अपने जाट रेजिमेंट में राम राम ज्यादा बोला जाता है ना भाई साहब। थैंक यू जय साहब। हिंद और राम राम ज्यादा बोला जाता है। जी, जी फौजी साहब क्या कहेंगे? आज कोरोना काल है, आम आदमी तरसते जी इससे। तो कहीं ना कहीं आज एक जी बयान आया है शिक्षा मंत्री का, कंवरपाल जी का, कि जी। किसानों की वजह से ही कोरोना फैल रहा है। तो क्या वास्तव में आपकी वजह से कोरोना फैल रहा है? आप भी किसानों के साथ लगे हुए हैं, आए दिन आपके बयान देखते हैं, आप बेपक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वास्तव में ही क्या जी जी। आपकी वजह से पूरे हरियाणा में आपने कोरोना फैला दिया, ऐसा क्या लगता है आपको? जैसे सर, हमने फरवरी महीने में ये महापंचायतें की थी, किसान नेताओं ने हम्म। फरवरी महीने में महापंचायतें की थी, तब तो किसी को कुछ कोरोना कुछ नहीं हुआ। हम्म। उस टाइम पर इनका ये टीकाकरण भी चल रहा था। हम्म। उसके बाद अचानक से इन लोगों ने जब रैलियां की, वो की, सब कुछ किया भाई, कुंभ स्नान किया, उसके बाद कोरोना की बाढ़ सी आ गई। तो ये बताओ, कोरोना किसानों से फैला या इन नेताओं से फैला है कोरोना? हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, ब्लेम नहीं लगा रहे, लेकिन जब हमारे नेताओं ने महापंचायतें की थी जगह जगह जाके, भाई राजस्थान में, बंगाल में, हर जगह पे जाके की थी, तब तो कोरोना की कोई लहर नहीं आई, कुछ नहीं आया। हम्म। लेकिन जैसे इन्होंने बंगाल चुनाव में रैलियां की, उसके बाद ये कोरोना की लहर आई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोरोना किसानों से फैला है या नेताओं से फैला है। हम्म। हम तो उनकी तरह ब्लेम नहीं लगाएंगे भाई, किसानों ने, वो तो बोल देते किसानों ने कोरोना फैलाया। हम नहीं कह रहे नेताओं ने कोरोना फैलाया, लेकिन कोरोना आया कब है ये लोगों को देखना चाहिए। तो क्या लगता है आपको उड़ जाना चाहिए वहां से? मंत्री जी कह रहे हैं। नहीं सर, किस, हम बिल्कुल अपना शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उठने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हम्म। अगर ये बोलते हो कि भाई इस चीज को ये दिखा के, अभी आप चलो ये बोल रहे हैं कोरोना, हम्म। कोरोना ही बोला है ना इन्होंने। हाँ। आप इस चीज का अंदाजा लगाओ, अभी आजकल क्या है, मई के महीने में तकरीबन गांव में ज्यादा प्रकोप चला है एक बीमारी का। हम्म। 95% आदमी हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ये हम बिल्कुल। ना ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं आपको। हम्म। हमने इसका भैयापुर लाडोद का वीडियो चलवाया लाइव, उस गांव के जो मुखिया आदमी थे, उन्होंने बताया कि हमारे गांव में 15 से 20 मौतें हुई हैं 10 दिन के दौरान, और सभी के सभी हार्ट अटैक से हुई हैं। तो उसमें कौन सी बीमारी लगाओगे आप? हम्म। टिटोली गांव में जो 40 मौतें हुई थी, जो न्यूज में आपने भी देखा होगा, दिखाया होगा आपने भी, हम्म। टिटोली में मौत का तांडव चल गया था। हम्म। 15 दिन में 40 मौतें बहुत हो जाती भाई साहब एक छोटे से गांव में। हम्म। तो उसमें जो 40 मौतें हुई थी, उनमें उन लोगों ने शिकायत की कि हमारे टावर का रेडिएशन चेक किया जाए, डीसी साहब को। हम्म। डीसी साहब ने रेडिएशन चेक किया तो रेडिएशन ज्यादा मिला टावर का। ठीक है। अब इसमें किसका हाथ है? जी, तो क्या मानते हो फिर आप?
ये रेडिएशन सर हम चाहते हैं, हमारी ये मांग भी है, और हम चाहते हैं कि पूरे हरियाणा में जितने टावर हैं सबके रेडिएशन चेक होने चाहिए। जी फौजी साहब, क्या लगता है वैक्सीन किसानों को लगवानी चाहिए जाके सबको? देखो सर, जो इंजेक्शन वैक्सीन लगाने वाले डॉक्टर हैं वहां पे टिकरी पे मिले थे हमारे को, हमने पूछा था माँ सर क्या इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं होंगे, आप लिख के दे सकते हो? बोला भाई देखो, किसी को अगर छोटी मोटी भी बीमारी है ना तो इस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट होगा ही होगा, नंबर एक चीज। नंबर दो बात, माँ चलो ठीक ठाक लगवा लेगा, उसको नहीं होगा, क्या आप इसकी गारंटी लोगे? वो डॉक्टर गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ठीक। वो डॉक्टर गारंटी नहीं लेना चाहते, तो हम कैसे बोलते कि हम लगवाने लेते? पहले उनको या तो सरकार गारंटी लो इस चीज की, सरकार पूरा इसमें अपने जो बोलते हैं ना प्रभाव में लेके आओ जनता को कि नहीं ये वैक्सीन अच्छा है। ये नहीं कहते वैक्सीन बुरा, किसी भी चीज कोई बीमारी है अगर उसकी वैक्सीन है तो अच्छी चीज है, डॉक्टरों ने बनाई है, हम उसको बुरा नहीं बता रहे, लेकिन कम से कम सेटिस्फाई तो किया जाना चाहिए लोगों को। जो लोगों के दिमाग में एक पिक्चर की है, जिस जिसको इंजेक्शन लगा उनमें से तकरीबन को हार्ट अटैक आया है, तो ये तो बात या तो बड़े बड़े डॉक्टरों से कहलवाओ कि डॉक्टर आके लोगों को सेटिस्फाई करे गांव गांव जाके। ये तो है नहीं भाई, गांव एकदम से अचानक से किसी चीज का ये नहीं होता अभी मैं बोल दूं नहीं भाई मुन्ना गलत न्यूज दिखा रहा है, भाई न्यूज़ 24 गलत है, ये नहीं होता। लोगों को खुद जस्टिफाई करना पड़ेगा भाई देखो मुन्ना दिखा क्या रहा है न्यूज में, ये होता है। अगर इंजेक्शन की बात आ रही है तो वो बड़े बड़े डॉक्टरों को लेके आओ, डॉक्टर बताते क्यों नहीं, समझाते क्यों नहीं लोगों को? फौजी साहब, तो क्या लगता है किसान इस समय महामारी है तो सरकार भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं हट रही और किसान भी पीछे नहीं जी हट रहे, तो क्या लगता है जी अगर नुकसान काफी नहीं हो सकता किसानों का, क्या पीछे हटना चाहिए किसानों को अगर सरकार नहीं हटती हटती है, तो क्या लगता है आपको? सर, हम 400 से ज्यादा शहादतें दे चुके हैं इस आंदोलन के दौरान। कई भाई बोल देते हैं भाई इनको शहादत मत बोलो, ये भी एक लड़ाई ही है, लड़ाई में जो होता है वो शहीद होता है। ये लड़ाई है हमारी सरकार से, सीधी सरकार से लड़ाई है किसानों की और मजदूरों की। अगर लड़ाई में कोई मौत होती है तो शहीद में गिना जाता है, हम उसको शहादत ही बोल लेंगे। ये जो 400 से ज्यादा शहादतें दी हैं, एक 4 आदमी कहीं अमेरिका में मर जाते हैं तो हमारे देश का प्रधानमंत्री शोक व्यक्त करता है कि मेरे को बहुत आघात लगा है। क्या उनको ये 400 किसान दिखाई नहीं दिए? छोटी सी बात है मेरी, ये 400 किसान दिखाई नहीं दिए? क्या सरकार को थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती है? किसान या मजदूर सिर्फ खाली उनका वोट बैंक है, अगर वोट बैंक है तो भी वो नुकसान उठा रहे हैं, नुकसान सरकार का हो रहा है। चलो हमारा तो जान माल की हानि हो रही है, सब कुछ हो रहा है, क्या कहीं पर कोई हिंसात्मक कार्रवाई की किसानों ने 6 महीने के दौरान? कुछ भी किया हो? सोचने वाली बात है सर। पूरी दुनिया की नजर इस आंदोलन के ऊपर है, पूरी दुनिया की नजर। कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं, इतना शांतिपूर्वक आंदोलन का चलना ये अपने आप में एक मायने रखता है, इसके ऊपर किताबें लिखी जाएंगी, ये सोचना चाहिए सरकार को। लेकिन जब किताबें लिखी जाएंगी उन किताबों में सरकार के बारे में क्या लिखा जाएगा? तो जी सब क्या लगता है बार बार आपके नेता आप भी बोलते हैं हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की, आपको ऐसा क्यों लगता है तोड़ने की कोशिश की जा रही है आपके आंदोलन? जैसे कोई भी हम वो करते हैं, मूवमेंट वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं। अभी आपने ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, अपने मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल खट्टर जी का ही एक बयान आया था कि मानवता के नाते किसानों को आंदोलन उठा लेना चाहिए, उसके बाद आंदोलन कर लेना चाहिए। ये बयान आया था मुख्यमंत्री साहब का। तो हमने भी यही बोला है कि मानवता के नाते आप तीनों कानून रद्द कर दो, एमएसपी गारंटी कानून दे दो, कोई बड़ी चीज नहीं। अगर आप सोच रहे हो भाई मानवता के नाते, तो थोड़ी बहुत मानवता तो सरकार को भी दिखानी चाहिए सर। 400 से ज्यादा शहीद हुए हैं, पिछले लॉकडाउन के दौरान भी कितने मजदूर रोड के ऊपर मर गए थे, तब तो इस सरकार ने कोई गौर नहीं किया। अभी ये बोल रहे दूसरी लहर आ गई, फिर ये तीसरी लहर आएगी, ये लहरों से डरा रहे हैं। तो इस जनता के लिए कर क्या रही है सरकार? हमारा सीधा सवाल ये है। आप बोल रहे हैं आप हमारे को लहरों से डरा रहे हो, अरे भाई जब इन जो ये कोरोना की लहर लगा लो, कोई भी लहर आएगी, लहरों से लड़ना भी जनता को है, अपनी मांगे मंगवाने के लिए रोड के ऊपर बैठना भी जनता को है। अगर कुछ हो जाए तो पैसा भी जनता को देना है, कुछ ना मिले तो 5-5 केजी दाने भी जनता को देने हैं। फिर ये सरकार एक साइड में हो जाए, बता दे भाई ये जनता ही चला ले इस देश को। बिल्कुल सही है फौजी हम साहब। मंत्री चुन हम कोई भी मंत्री एमएलए चुनते हैं ना सर, वो इसलिए चुनते हैं कि वो जनता की आवाज बने, जनता की आवाज को आगे पहुंचाए। वो हम इसलिए नहीं चुनते कि वो हमारी सीट पे बैठकर तांडव करेगा। फौजी साहब, अभी कुछ नया मुद्दा चला हुआ है, एक पत्रकार को पीट दिया गया, तो
एक बार तो आपका वीडियो जारी करते हैं उनके पक्ष में, फिर उनके खिलाफ वीडियो जारी करते हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं ले पा रहे, क्या बात है? आप जल्दी जल्दी अपने हाँ, बयान बहुत फास्ट 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 बदल देते हैं, क्या बात है? मेरे तीनों वीडियो ऐसे के ऐसे मेरे पेज के ऊपर है सर। हम्म, दीपक फौजी नाम से मेरा पेज है, उस पर फाउंडेशन है, चलो नहीं जाता कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं। हम्म, पहले दोनों वीडियो को आप उठाना। पहले वीडियो में मैंने बोला था कि भाई उसको मारने वाले किसान नहीं थे, यही बोला था, आप भी उसको दोबारा देख सकते हो। ये मारने वाले किसान नहीं थे, यही बात धर्मू ने भी बोली थी कि भाई मेरे को मारने वाले किसान नहीं थे। हम्म, यही बात किसान नेताओं का बयान आया था, भाई किसान कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे इस आंदोलन के अंदर। हम्म, तो हमारा काम था अपने आंदोलन को सेफ रखना। हम्म, क्योंकि क्या सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग फिल्म चला देते, किसानों ने हड्डियां तोड़ दी, किसानों ने ये कर दिया, वो एक गलत इफेक्ट आ जाता अपने आंदोलन के ऊपर। और हम्म, हम नहीं चाहते कोई भी ऐसा इफेक्ट आंदोलन के ऊपर आए किसी भी वजह से। हम्म, तो दो वीडियो बनाए हमने। उसके बाद हमारी खटखट टोल पे बात हो गई थी, सब कुछ हो गया था, उन्होंने पंचायत करने के लिए वो लोग तैयार हो गए थे, भाई ठीक है राजीनामा कर लेंगे, भाई इनको भी चोटें आई हैं और गलत हुआ जो भी हुआ है, ये बातें हुई। उसके बाद इन्होंने गांव में जाके वीडियो बना के वहां पर जो जातिवाद का जो किया उनके सरपंच ने, जो एक सरपंच ने किया, तो वो बुरा लगा तो सर हमने टोक दिया। कुछ भी बुरा लगेगा, अगर मुन्ना लांबा को लगता है कि जैसे आपने बोल दिया कि आप स्टैंड नहीं ले पाए, जबकि मेरा स्टैंड वही के वही है। मैंने आज फिर मैंने तीसरा वीडियो बनाया तो धर्मू ने माफी मांग ली, उसके लिए भी मैंने आज ये बोला है, भाई धर्मू ने अपनी माफी मांग ली, माफी मांगने वाले से माफी देने वाला बड़ा होता है। जी फौजी साहब। अब बारी है किसानों की। जी फौजी साहब, हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान जी बीजेपी के नेता बने हुए हैं। एक दो सवाल उनके भी हैं, वो ले लेते हैं, आपको सुना सुना देते हैं हम वो क्या पूछना चाहते हैं आपसे। आप किसान नेता हैं, किसानों के साथ हैं, और आप किसानों के नेता तो साथ नहीं है, एक कार्यकर्ता है किसानों के लिए, आप छोटे से सिपाही आपने किसान है। आंदोलन की वजह से आपको नौकरी भी कहीं ना कहीं गंवानी पड़ी, फिलहाल आप घर बैठे हैं और कंधे से कंधा मिला के जी सर। किसानों के साथ चले। मेरे साथ फौजी एडवोकेट सुनील सोरान जी। सुनील जी। हाँ जी, हाँ, नमस्कार लम्बा साहब। नमस्कार साहब, क्या कहेंगे साहब? फौजी साहब के लिए क्या पर्सन आपका? हाँ जरूर, फौजी भाई को मैं एक दो सवाल फौजी भाई से जरूर पूछना चाहूंगा। फेसबुक तो एक ऐसा माध्यम है जिससे फौजी भाई के जो विचार हैं कई बार सुनते रहते हैं। ये बहुत ही एनर्जेटिक आदमी है, ऊर्जा के भरे हुए हैं। तो फौजी भाई नमस्कार आपको। हेलो। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। फौजी भाई सबसे पहले तो मैंने आपकी देखी, आप बहुत ऊर्जा के भरे हुए हैं, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कृषि कानून के लिए एक लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इन तीनों कृषि कानूनों को कितना समझते हैं, कानून को कितना समझते हैं फौजी भाई? आपकी एजुकेशन कितनी है? हेलो। जी जी सर। जी सर। फौजी भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इन तीनों कानूनों को कितना समझते हैं? हेलो। जी जी, आप तीनों कानून को कितना समझते हैं? सुनील जी आपसे ये पूछ रहे हैं, अच्छा कितना समझते हैं तीनों कानूनों को आप? जी सर, जो ये तीनों कानून है, इन तीनों कानूनों में खुद गवर्नमेंट ने बोला हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब तो सरकार भी समझती इन कानूनों में कहीं ना कुछ गलती है। सरकार से जब बातचीत हुई है किसान नेताओं की, तो सरकार ने बोला हम इनमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको पूरा रद्द नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है। जो भी ये तीनों कानून हमने पढ़े थे, अभी मैं उन सर को जवाब दे देता हूं, जितने तीनों कानून पढ़े हैं, घुमा फिरा के यहाँ पर पूरा प्रेशराइज किया जा रहा है किसान को, एक तरह से दबाया जा रहा है। आप एक चीज बताओ, किसान अदालत में नहीं जा सकता, अगर उसके साथ कोई भी बड़ा जो व्यापारी है वो कोई भी गड़बड़ कर दिया, किसान कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। नंबर एक बात, आप भी वकील साहब हैं, बोलने वाले हैं, जो भी हैं सर, तो ये तो आपको ही पता है कि एक एसडीएम तक या डीएम तक हम जाकर शिकायत लेकर जाते हो, कितनी शिकायत सुनेगा? वो थोड़े से प्रेशर में टूट जाएगा, वो तो फैसला वही देगा जो ऊपर वाले अधिकारी बोलेंगे। और एक कोई भी मामला अदालत में जाता है तो उसका फैसला क्या होता है वो सबको पता है। अदालत में भाई जज भी बैठता है, आप जैसे वकील भी बैठते हैं, काले कोट वाले, वहां पे एक फैसला अलग होता है। और एक एसडीएम डीएम तक क्या फैसला होगा सर, वो आप मेरे से अच्छा समझते हो। मोदी भाई मैं आपको एक और दूसरी बात बताऊं, आज भी जी सर। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट, आज देश में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और अगर चाहे तो किसान और व्यापारी आज भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या आज आपको ये समझ है कि आप क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को उसको भी खत्म करवा रहे हैं क्या किसान? आज भी इस देश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और आज भी इस देश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है। तो क्या सर कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ताजा ही उदाहरण शायद आप मेरे से अच्छा समझते हो, जो अपने हिमाचल की तरफ सेबों के गार्डन है ना, शायद ये पूरे अडानी साहब ने ले रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बेस पे। और उनकी क्या हालत कर दी छोटे व्यापारियों की, वो सबको पता है, वो छुपी हुई नहीं है किसी से भी। छोटे व्यापारी वहां पर बिल्कुल खत्म कर दिए, और सेबों के जो रेट थे ना, वो भी अपनी मनमर्जी से शुरू कर दिए उन्होंने। अभी इसीलिए तो इस व्यवस्था को बदलना जरूरी है ना। आज भी इस प्रदेश जी सर, के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का किसान को नुकसान हो रहा है, तो इसलिए उसको बदलना जी सर। जरूरी है। और अच्छा फौजी भाई, आपको ये पता है कि देश के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा केस लंबित है। अगर कोई एक सिविल केस कोर्ट में जाता है, उसको 10 से 15 साल लग जाते हैं, और कई बार तो पूरा जीवन लग जाता है एक केस की सुनवाई के कई बार तो तीसरी पीढ़ी आ जाती है सर, ये मेरे को पता है। हाँ, आपको तो पता है फौजी भाई, आप भाई मैं कह रहा हूँ कि एक केस की सुनवाई में सिविल कोर्ट में पूरा पूरा जीवन लग जाता है। तो क्या ये अच्छी व्यवस्था नहीं है कि भाई वो उसको एसडीएम सुने और 1 महीने के अंदर डिस्पोजल करे? और दूसरी बात फौजी भाई, ये कोई कंपल्सरी, अच्छा फौजी भाई एक मेरी बात, ये क्या कंपल्सरी है क्या कानून? अगर आदमी चाहे तो ना भी करे, कोई कंपल्सरी तो नहीं है ना कानून। तो वही तो है ना सर, जैसे मानवता के नाते मुख्यमंत्री साहब ने बोल दिया भाई मानवता के नाते किसान अपना धरना उठा लो, तो मानवता के नाते आपकी सरकार को भी चाहिए भाई तीनों कानून हमने रद्द कर दिए भाई, एमएसपी गारंटी कानून देंगे। अब बातों के जरिए तो सरकार हमारे को एमएसपी गारंटी कानून दे रही है, लिखित में देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? कोई 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 फौजी भाई छोटी सी बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये कानून कंपल्सरी है? क्या सबको मानने पड़ेंगे क्या कानून? वो तो सर मेरे से बेहतर तो आप बता सकते हो। हाँ ठीक है, तो फौजी भाई ये कानून कंपल्सरी नहीं है। दूसरी बात फौजी भाई अगली ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर स्टे कर दी, कोर्ट की तो स्टे है, अब कोर्ट ही फाइनल चीजें पर सब भरोसा करते हैं, कोर्ट ने कर दिया कानून पर स्टे, अब कोर्ट आपकी भी सुनेगी और सरकार की भी सुनेगी। तो ये क्या अच्छा रास्ता नहीं है कि जब कानून को, इन कानूनों को स्टे कर दिया तो हम अपना आंदोलन वापस कर लें? सर देखो, स्टे की बात ऐसी है, अभी कोर्ट ने स्टे कर दिया, वो आप कहीं ना कहीं ये चीज तो मानोगे कि कोर्ट भी सरकार के ही हाथ में है, आप इस चीज को मना नहीं कर सकते बिल्कुल भी। कोर्ट पे कहीं ना कहीं प्रेशर है सरकार का। अगर अभी उन्होंने स्टे करवाया है, जैसे ये इतना बड़ा आंदोलन बार बार तो आदमी कर नहीं सकता, ना ही कोई उठा सकता, ये एक प्राकृतिक देन है कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। हम ये नहीं कहते भाई किसान नेताओं ने उठा दिया या जनता, ये एक प्रकृति के पता नहीं कौन सी मेहर फ्री के इतना बड़ा आंदोलन हमारा खड़ा हो गया है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। अभी इसके बीच में कोर्ट अभी आ रहा है, अगर शुरुआत में ही कोर्ट आ जाता सर, तो ना तो ये आंदोलन होता, ना 400 से ज्यादा किसान शहीद होते, कुछ नहीं होता। अभी भी अगर सरकार चाहे तो बोल सकती है ठीक है, हमें कोर्ट का वो भी छोड़ो, रास्ता छोड़ो, हम इन कानूनों को रद्द ही करें। सर रद्द करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है सरकार को, ये बताओ। अच्छा सुनो, अच्छा फौजी भाई सुनो, कुछ लोग तो कानून के हक में भी होंगे ना, जैसे मैं हूँ, मैं सोचता हूँ ये तीनों कानून अच्छे हैं और ये मेरे हक में है। मुझे सबसे अच्छा फायदा तो इससे ये मिला कि मैं मंडी पर आधारित नहीं रहा, मैं चाहूँ तो अपनी जो फसल है उसको मंडी के बाहर भी बेच सकता हूँ। जैसे अब मंडी के अंदर भाव सरसों का है, अभी सर आपकी मंडी की बात आ गई, आपने बोला सर, एक सेकंड सर, हाँ हाँ बताओ। आपने बोला कि आप मंडी पर आधारित नहीं रहे, पहले जो मंडी में जो आड़ती होता था ना, वो किसान का एटीएम होता था। अभी जैसे उप मुख्यमंत्री साहब ने बोला था कि 72 घंटे में फसलों का दाम मिल जाएगा, शायद 720 से ज्यादा घंटे हो गए सर, अभी तक दाम नहीं मिले हैं। ये आप भी मानोगे, चूक तो कहीं ना कहीं सरकार कर रही है। अच्छा एक छोटी बात मुझे बताओ फौजी भाई, जैसे अब दादरी मंडी के अंदर मुझे सरसों का भाव मिलता है 6,000 साढ़े 6,000, और वही भाव मुझे बाहर मिलता है 7,000 रुपए क्विंटल, लेकिन मैं अब 7,000 क्विंटल बाहर नहीं ले सकता। मेरा 500 रुपए का लॉस तो हो गया ना, 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मेरे को तो लॉस हो गया। मैं तो अपनी फसल बाहर बेचना चाहता हूँ, लेकिन कानून है मुझे बाहर बेचना, 500 रुपए प्रति क्विंटल नुकसान हो रहा है। ये रोक तो पहले भी नहीं थे, ये रोक तो पहले भी नहीं थी, जिसको जो अच्छा भाव मिलता था वो बेच सकता था, ये रोक तो पहले भी नहीं थी। ये होता है सर मुद्दों को उलझाना और बातों को उलझाना, ये नहीं है सर। आप सीधा सा ये बता दो ना, क्या आपकी सरकार ये तीनों कानून रद्द करना चाहती है या नहीं, एमएसपी गारंटी कानून देना चाहती है या नहीं, बात ही खत्म हो जाएगी सर। मोदी भाई आप इतना जिद कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को ये कानून पसंद नहीं है, तो उनका आप क्या करोगे? क्या आप सोचते हो कि पूरे देश के सभी किसानों को ये कानून पसंद नहीं है? मैं कहता हूँ हमारे को तो ये कानून पसंद है, आप हमारी बात, मुझे तो कानून पसंद है, आप मेरी जगह क्यों मेरा क्यों नुकसान कर रहे हो? आपको पसंद नहीं है तो आप मत फॉलो करो, मुझे पसंद है, मैं मेरी फसल बाहर बेचना चाहता हूँ, मुझे बाहर बेचने से आप क्यों रोकते हो? जिद वाली तो कोई बात ही नहीं सर, आप वो सर्वे करवा लो ना फिर देश के अंदर, देश के जो असली किसान है। ये नहीं कि आप एसी रूम में बैठकर वहां से किसानों को बुला लोगे बाहर वालों को, ये किसान यहाँ रोड के ऊपर बैठे हुए हैं सर,
29-30 किलोमीटर तक किसान बैठे हो, बुजुर्ग बैठे हुए 90-90 साल के, उनमें एक सर्वे करवा लो। सीधी सी बात है, आपके मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री साहब या कृषि मंत्री साहब, एक बार इनके बीच में जाओ, इनको समझाओ कि भाई ये कानून अच्छे हैं, एक बार समझा दो। ये तो है नहीं, देखो आज तक कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं हुई। इस चीज में डर क्यों रहे हैं मंत्री साहब आने में, ये बता दो। कृषि मंत्री साहब को ऐसा कौन सा डर लग रहा है इन किसानों के बीच में आने से? इन्हीं ने वोट देके कृषि मंत्री साहब को चुना होगा ना सर। क्या ऊपर से अपने आप बिना वोटों के चुने गए हैं? चुना तो इंसानों ने है, किसानों ने, मजदूरों ने वोट डाला होगा। अगर इन्होंने वोट डाला है तो इनसे बात करने में क्या एलर्जी है उनको? अच्छा सुनो मोदी भाई, अगर मुख्यमंत्री नारनौल में, महेंद्रगढ़ में और गुड़गांव में, फरीदाबाद में जाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जैसे ही अपनी घाट बेल्ट में आता है, भिवाड़ी में आता है, दादरी में आता है, जींद में आता है, हिसार में आता है, तो उसका विरोध होता है और उसको रोक दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि जातियों का ज्यादा गुस्सा है और जाट बीजेपी से नाराज है और इसलिए सारे इसका विरोध कर रहा है? वरना कि भाई बात करने का तो सबको सर ये है ना सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मुद्दे को मत घुमाओ सर। जाट नॉन जाट नहीं सर, पॉलिटिक्स मत करो, मुद्दे पे रहो। मुद्दा है अपना 3 कानूनों का, एमएसपी गारंटी का। मुद्दा है किसानों का, जाट और नॉन जाट का कोई मुद्दा ही नहीं है सर इसमें। आंदोलन में तो 36 बिरादरी बैठी हुई जी, जाट और नॉन जाट का कोई बात नहीं। 36 बिरादरी है सर, इसमें जाट नॉन जाट कहां से आ गया? जाट बेल्ट कहां से आ गई? मैं तो किसी धर्म को, किसी जाति को नहीं मानता सर। आप कहां से ले आए जाट नॉन जाट, ये कहां से लेके आ गए? अच्छा, इसे नारनौल में, महेंद्रगढ़ में विरोध नहीं है, दादरी में, जींद में, हिसार में, क्या सर उस साइड में क्या जाट नहीं है क्या? नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, इसमें क्या जाट नहीं है? दिल्ली में क्या जाट नहीं है? पूरी दुनिया में जाट है सर। ये मत कहो कि जाट बेल्ट बस आपने बना दिया रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, जींद, हिसार। ये क्या कर रहे हो सर? डिस्ट्रीब्यूट मत करो सर हरियाणा को। हरियाणा एक है ना, कोई रेवाड़ी अलग है ना कोई रोहतक अलग है। हरियाणा एक, और पूरी 36 बिरादरी इस आंदोलन में शामिल है। अकेले जाट नॉन जाट ये मत करो सर, पॉलिटिक्स नहीं सर, प्लीज रिक्वेस्ट है। नहीं मोदी भाई, कहने से बनती नहीं ना बात है। देखो मैं कह रहा हूँ, महेंद्रगढ़ में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, नारनौल में आराम से बीजेपी का कोई लीडर आ जा सकता है, सभा कर सकता है। लेकिन जो जाट कम्युनिटी एरिया, वहां सभा नहीं हो सकती। तो ये नहीं होगा कि सीधा जाट सर फिर आप उसी बात पा रहे हो, जाट कम्युनिटी। सर वहां पे क्या जाट नहीं है क्या? ये बताओ, आप कहना क्या चाहते हो, पहले तो वो क्लियर करो। क्योंकि जाटों की जाट संख्या में कम है वहाँ, इसलिए वहाँ विरोध कम है। चलो जी सुनील, नहीं सर, ये सुनील तो जी ना आपका बहुत सुनील जी में इसलिए हार गए जी फौजी साहब, सुनील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपका सब थैंक यू साहब। तो हमारे साथ ये सुनील एडवोकेट बने हुए थे, बीजेपी के नेता हैं ये और एडवोकेट हैं, प्रवक्ता घुमा रहे हैं सर ये जी। फौजी साहब चलो, ये नॉन जाट और जाट का मुद्दा नहीं है साहब, ये 36 बिरादरी का मुद्दा है और सभी 36 बिरादरी के आंदोलन मुझे मिले हैं। मैं 6 महीने से आपके बीच में हूँ, आपकी खबरों का कवर कर रहा हूँ। मुझे हर बिरादरी, हर कास्ट के लोग वहां पे आंदोलन में बैठे हुए हैं और हर बिरादरी के लोग मिले हुए हैं, तन मन के साथ लगे हुए हैं, किसी एक विशेष जाति का मुद्दा नहीं है। फौजी साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी क्या स्टेप है आपका अभी, मतलब क्या चाहते हो, ये आंदोलन किस तरीके से? अभी महामारी है, किसान भी सेफ रहे, अपने घर चले जाएं जी। क्या ऐसा है सर, जो ये महामारी आई हुई है ना, इसके लिए बॉर्डरों पे बता दिया है, इसी हिसाब से बंदे रखे जाएंगे ना, तो ज्यादा भीड़ बढ़ाई जाएगी। वहां पर जब जरूरत होगी तब लोगों को कॉल कर दिया जाएगा, लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। बाकी अपने घर पर सेफ रहो। जो वहां पर जितने बंदे हो उतनी ही जगह है, आराम से सोशल डिस्टेंसिंग भी है, सैनिटाइज वगैरह सब कुछ हो रहा है, हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। ये नहीं कि हम इस चीज को नहीं देख रहे, इस चीज को किसान भी देख रहे, किसान नेता भी देख रहे हैं। वहां पर हर चीज का ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि भीड़ भड़ाका। जब जरूरत पड़ेगी, अगर ये लगा सरकार की मंशा दूसरे टाइप की है, सरकार कुछ करने की सोचेगी, तो आप जैसे चैनल वाले, न्यूज वाले भाई साहब या और कोई एकदम से पता लग जाता है। और ये कह रहे हैं जो सोशल मीडिया, यूट्यूबर है, जो इतने भी पत्रकार है ना, जो दिखा रहे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस आंदोलन में जी। ये चीज हम बार बार बोलते आए हैं। फौजी साहब अभी क्या लग रहा है, आपका केस, आप भी देशद्रोह का मुकदमा वगैरह कई धाराएं के तहत आपकी मुकदमा दर्ज है, तो क्या लगता है आपकी नौकरी फिर वापस सम्मान मिल पाएगा, या फिर क्या लगता है अभी आपको किसान आंदोलन के कारण आपको घर पे बैठा के रखा जाएगा? सर ऐसा है, घर पे बैठने की बात दूर गई। चाहे अगर मेरे को फांसी तोड़ने से ये तीनों कानून रद्द हो रहे हैं और एमएसपी गारंटी कानून मिल रहा है, तो कोई बड़ी चीज नहीं सर, बिल्कुल खुशी खुशी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, अगर ये सरकार इसी में देना चाह रही है तो। क्योंकि जिस 400 से ज्यादा हम शहादतें दे चुके हैं, वो भी किसी के घर के चिराग थे। ये उन चीजों को क्यों नहीं समझ रहे?
हम तो समझते हैं वहां पर जो भी लोग जुड़ा हुआ ना सर इस आंदोलन से, बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है वो। उनके आप उन बुजुर्गों में आपने भी बैठ के देखे, आपने इंटरव्यू भी लिया, उनकी भावनाएं देखो क्या है। उनको ये मतलब नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, उनका मतलब है कि हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जो आए हैं उसको जीत कर जाएंगे। और ये तो एक सरकार भी अपनी जिद पे अड़ी हुई है। जैसे अभी ये वकील साहब थे, इन्होंने बात तो सरकार तो यही करती, मुद्दों को घुमाना, बातों को घुमाना। जैसे ये अभी जाट नॉन जाट पे ले आए, ये चीजें गलत हैं, ये चीजें हम गवारा नहीं करते ना, तो हम इन चीजों को लगाते ना और कुछ। वहां पर तो सभी कुछ 36 बिरादरी चलती है, 36 बिरादरी आंदोलन को संभाल रही है, 36 बिरादरी का आंदोलन, जन आंदोलन है ये। बिल्कुल। अभी तो ये किसान आंदोलन भी नहीं है, जन आंदोलन है ये। जन अब आंदोलन। जन आंदोलन को ये लोग मोड़ना चाहेंगे तो मुश्किल है, पूरी दुनिया की नजर इस आंदोलन के ऊपर है। फिर ये लोग ऐसी बातें, क्या कृषि मंत्री साहब को डर लगता है क्या किसानों के बीच में आने से? सर सीधा सा सवाल है मेरा, जी। कृषि मंत्री तोमर साहब से, नरेंद्र तोमर साहब से मेरा सवाल है, क्या उनको वोट देकर इसी जनता ने बनाया है? वो जनता के बीच में आने से डरते क्यों हैं? बिल्कुल। तो बहुत ही समय एक बात जानना चाहूँ, महामारी है, हमारे ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री प्रोग्राम देते हैं, मैं फलाने गांव में आऊंगा, फलाने शहर में आऊंगा, ये जानबूझ का प्रोग्राम देते हैं हड़कंप मचवाने के लिए, वो करवाने के लिए। ये सीधा प्रोग्राम दो, मैं टिकरी बॉर्डर पे आऊंगा, सिंगू बॉर्डर पे आऊंगा, इनको कोई खाएगा नहीं, मारेगा नहीं। हमने ही चुना है इनको, भाई आओ ना बॉर्डर पे आके किसानों के बीच में अपना पक्ष क्यों नहीं रखते ये लोग? इतना डर क्यों मार रहा है इनको? बिल्कुल। मोदी साहब एक बात और जानना चाहता हूँ आपसे, अभी महामारी है, और महामारी में आपको क्या लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं खरी उतर पाई हरियाणा में सुविधा भ्रष्टाचार को रोकने में? जैसे कई जगह सुनने को सरकार मिलता है। पूरे तरीके से विफल है सर, चाहे आप वो वैक्सीन को ले लो, रेमडेसिविर को ले लो, ऑक्सीजन सिलेंडर को ले लो, मास्क को लेको या चालान को लेके, हर जगह पे हर मोर्चे पे ये सरकार फेल हुई है। हर मोर्चे पे, किसान आंदोलन में तो फेल है ही है, लेकिन अब जो ये बीमारी आई ना इसमें और भी बुरे तरीके से फेल है ये सरकार। इनसे नहीं संभल पा रहा कुछ भी, इनकी या तो समझ में नहीं आ रहा है या इनके दिमाग में एक चीज घुस गई है, बस हमने तो ये आंदोलन तोड़ना है, कैसे भी तोड़ना है। ये छोटी छोटी बातों को पकड़ के उसको घुमा के बड़ा तूल देना चाहते हैं, ये तो नहीं होगा। इस आंदोलन को तोड़ने का इनका मनसूबा जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। अब तो सीधी सी बात ये है, इस सरकार को चाहिए कि हम किसान नेताओं को बुलाएं, ठीक है आप जो कह रहे हो हम उस चीज को भी सुनेंगे, क्या थोड़ी बहुत भी इंसानियत नहीं है क्या? या फिर ये इंसान नहीं है? एक बार आके हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब बोल दो कि मैं तो नहीं रद्द करूंगा, सीधा बोल भी नहीं रहे, कोई बात किसानों का तो कोई मुद्दा ही नहीं उठा रहे। प्रधानमंत्री साहब जब रेवाड़ी में आए थे, आपने भी सुना था कि पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करूंगा और किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करूंगा, बोल के गए थे रेवाड़ी के अंदर जब आए थे। या तो वो कलम गुम होगी, उसके बाद 30 जनवरी को बोला था प्रधानमंत्री साहब ने, एक फोन कॉल की दूरी पर है किसान मेरे से। या तो वो फोन खराब हो गया या बैलेंस नहीं डलवाया किसी ने, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं ध्यान दे रहे ये प्रधानमंत्री साहब? ये उनकी मर्जी है, लेकिन उनको ध्यान देना चाहिए। जो प्रधानमंत्री किसी क्रिकेटर के कुत्ता मरने पर भी एक ट्वीट कर देते हैं, मेरी गहरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, क्या उनको 400 किसानों की शहादतें दिखाई नहीं दी? 500 के करीब शहादतें हो चुकी हैं, वो दिखाई नहीं दे रही क्या? या मोदी साहब जानबूझ के आंखें बंद किए बैठे हैं, या इस खेल को और कोई खेल रहा है? जी। या तो ये सरकार ही प्रेशर में है। तो अभी आप हॉस्पिटलों में भी गए होंगे, किसान आप आंदोलन में रहते हैं, आपके पास मरीज भी आएंगे, आप जाते होंगे, देखते होंगे, तो अभी देश में क्या लग रहा है? कुछ अफरा तफरी का माहौल है, डर का माहौल बना हुआ है, या कुछ अभी पैनिक खत्म हुआ थोड़ा बहुत? क्या डर का माहौल है, ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। देखो आज के दिन पे ऐसा हरियाणा में कोई गांव नहीं बचा होगा जिसमें कोई ना कोई बीमार ना हो, तकरीबन घरों में कोई ना कोई बीमार है। तो उसमें सबसे पहली बात तो जो आपका बीमार है उसका मन खुश रखो, उसको कोई भी ऐसी न्यूज मत सुनाओ भाई वहां पे वो हो गया वो हो गया, ऐसी न्यूज तो बताओ ही मत। दूसरी चीज, तकरीबन ये जो बोल रहे हैं 95% मौतें हार्ट अटैक से और ऑक्सीजन की कमी से हो रही है। क्या हम पहले दूसरे देशों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे, अब हमारे देश में ऑक्सीजन नहीं है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये किसकी विफलता है? ये सरकार की विफलता है। सरकार को ये चीज आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी। हर चीज को अगर जब इसके काबू की बात नहीं रहती है तो ये छोड़ देते हैं जनता खुद करो। जैसे फौज में बोलते हैं, आरआर में बोल देते हैं कि आरआर की आ रही अपनी अपनी जिम्मेवारी। तो ये तो एक तरह से ये कर रहे हैं, भाई सरकार हमने चुनी क्यों थी? जनता का प्रतिनिधित्व करे, जनता को कोई समस्याएं है उनको सुने, उनको दूर करे। लेकिन जनता के सामने ही समस्याएं पैदा ये सरकार कर रही है, तो फिर हमने कौन सी सरकार को चुन लिया? जी। तो मोदी साहब आखिर में चलते चलते, आप भी काफी तबीयत खराब हुई थी आपकी, तो हम जी जी।
वो खबर नहीं दिखाएंगे ना। हमारा कोई मकसद है कि वहां डेथ जी होगी जी या वहां ऑक्सीजन से कोई मर रहा है। हम सिर्फ, हमारा मकसद जी है लोगों को डर और भय निकालना कोरोना का। तो आप जी। अपने घर पे ही ठीक हुए हैं तो किस तरीके से ठीक हुए, लोगों को क्या मैसेज देंगे, मतलब कैसे ठीक हुए? अपने घर एक पे ऐसा तो तो नहीं कि अपनी आपने सिलेंडर पहले ला के रख लिया हो, वेंटिलेटर बुक कर लिया नहीं हो नहीं नहीं, में। अपने इस सिलेंडर की कोई वो नहीं थी। ऐसी है, अपना घर के माहौल को खुशनुमा बना के रखो। हम्म। भाई बातचीत करो, अपने घर का कोई भी बड़ा बुजुर्ग बीमार है उससे भी बातचीत करो, और बातचीत करो खुशनुमा माहौल बनाने की, लेकिन आप पॉजिटिव सोच रखो। लेकिन ऐसा माहौल नहीं है। कई जगह आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जो कोरोना तो पेशेंट को बिन कमर में अकेला छोड़ दिया जाता है और उसको ये सिर्फ उनको यार दो उसके पास मत जाइए, आप मर जाओगे, उनसे बातचीत भी कर बंद कर दी जाती ऐसा है। कुछ नहीं है, तो वैसे ही वो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ही मर जाते हैं आधे। तो उन लोगों को क्या कहेंगे? हाँ, एक दूसरे से मिलो, अगर आपका कोई बीमार है उससे हम्म, मिलो, उसका हालचाल पूछो। अगर आप पास नहीं जा सकते, ज्यादा दूर हो, तो उससे फोन पे बात करो, हम्म, बातें करो, पॉजिटिव बातें, खुशनुमा माहौल बना के रखो। हम्म, कुछ नहीं है, देखो ये बीमारी आई, इससे बड़ी बीमारी बोलते हैं बुजुर्ग का तक की बीमारी आई थी, बहुत बड़ी बीमारी थी। तो हम्म, ये बीमारी भी आई, ये भी चली जाएगी, और जून में शायद सब कुछ शांत हो जाएगा, जून तक हम्म। सब कुछ शांत हो जाएगा। अभी ऐसे अमेरिका एक में, दूसरे को। अभी अभी आज अमेरिका से एक बहुत अच्छी खबर आई है। मास्क आज बिल्कुल बैन कर दिया। कोई भी बंदा अमेरिका में आज से मास्क नहीं लगाएगा। मास्क फ्री हो गया आज पूरा अमेरिका। अपना देश भी हो जाएगा, मास्क फ्री भी हो जाएगा, ये सिलेंडरों की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर से वही माहौल तैयार होगा, फिर से वही हरियाणा का भाईचारा बनेगा, एक दूसरे से मिलेंगे, गले भी मिलेंगे, खुश भी रहेंगे। हम्म, 10-12 दिन की और बात है, पूरा माहौल ठीक हो जाएगा। हाँ, जो ये टावरों की टेस्टिंग है, ये सरकार से अनुरोध है, टेस्टिंग करवा दो, क्योंकि ये जो रेंज का जो चला हुआ है ना, ये गलत है। जो ये रेडिएशन का जो वगैरह चला हुआ है, हम ये नहीं कहते 5G तो अभी अपने देश में आया ही नहीं है, लेकिन रेडिएशन, जो टावर रेडिएशन छोड़ता है, जैसे हम किसी का एक्सरे करवाने जाते हैं, डॉक्टर बोल देता है बाहर रहना, रेडिएशन का असर हो जाएगा। तो ऐसे ही इन टावरों से जो रेडिएशन निकल रही है, इसमें कहीं ना कुछ गड़बड़ है। ये सरकार से अपील है, सभी टावरों की रेडिएशन को चेक किया जाए, और इनको देखे, चेक करे, भाई ज्यादा रेडिएशन है उस टावर को बंद किया जाए। नहीं चाहिए हमारे को टावर इतने ज्यादा। एक छोटा सा गांव होता है, 4-4 6-6 टावर है, उसमें रेडिएशन ज्यादा छोड़ दी तो ऑटोमेटिक ही बीमारी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो कुछ जिम्मेवारी सरकार की बनती है, सरकार अपनी जिम्मेवारियों को समझे। जी फौजी साहब। तो फौजी साहब, जी सर। आपने कीमती समय निकाला। हम आशा करते जी हैं आपका आंदोलन सरकार माने आपकी बात, आप अपने खुशी से घर जाइए और अपने बच्चों के बीच जी आते जी जाएं, बैठे हैं सारे बुजुर्ग जो यंग बैठे हैं 6 महीने से, और सरकार आपकी बात जरूर मानेगी। और आपकी बात ये भी अच्छा मैसेज जाएगा कि जो कोरोना पेशेंट है उसको घर पे रखिए। जैसे आप ठीक हो चुके, एकदम तंदुरुस्त, अच्छे खासे बातचीत कीजिए उनसे, थोड़ा सा स्पेस बना के, और माहौल अच्छा खुशनुमा रखिए, जल्दी पेशेंट ठीक होगा। और इस तरह की खबर ना फैलाएं ज्यादा, वहाँ आदमी डेथ हो रही है, वहाँ डेथ हो रही है, इस तरीके से एक डर का माहौल बनता है देश में। तो आपने अच्छा जी मैसेज जी। दिया है, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आप हमारे साथ धन्यवाद भाई। लाइव रूबरू हुए, तो इसके लिए आपका तहे दिल से हम जी हरियाणा न्यूज 24 के तरफ से धन्यवाद करते जी हैं भाई, साहब। तो धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ ये दीपक फौजी बने हुए थे, और किसान आंदोलन में लगातार 6 महीने से लगे हुए हैं, और किसान आंदोलन की वजह से इन्होंने अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी, और कई मुकदमों के तहत, इन पे धाराएं के तहत मुकदमा दर्ज है, और ये अपना केस भी खुद ही लड़ रहे हैं। देशद्रोह का मुकदमा तक लगा दिया गया है, लेकिन अब भी ये कह रहे हैं कि चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े, चाहे फांसी लटका दो, 3 कानून अगर मान ली जाती है सरकार हर, तो फिर हम खुशी खुशी फांसी चढ़ने के लिए भी ये तैयार हैं। हम झुक नहीं सकते, रुक नहीं सकते, नौकरी चली जाइए चाहे। हम किसान के बेटे हैं, किसान के साथ रहेंगे। हमारे साथ दीपक फौजी बने, सब जानते हैं, हरियाणा के बेबाक तरीके से बातचीत की है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ स्टूडियो से लाइव थे। तो अब तक आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज 24। कल फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ। जब तक नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।